हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए त्रिभुज पर आधारित हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ाया था कि कब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। क्लियर। और हमने बताया था कि सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियां हैं, कुछ रूल्स है, जिसके आधार पर हम त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूफ करते हैं। कुल 4 कसौटियां हैं। उस चारों में से हम आज पहली कसौटी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि इसकी पहली कसौटी क्या है। तो देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कब दो त्रिभुज को हम सर्वांग सम कहेंगे, उसको कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक, उसके क्या रूल्स हैं उसको देखते हैं। तो जो सबसे पहला रूल्स है अभिग्रहित 7.1। ओके, यह अभिग्रहित है, एक्जियम है, मतलब इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के जरिए जांच परख के सीधे उसे सत्य के रूप में हम स्वीकार करेंगे। इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्लियर। अभिग्रहित या एक्जियम उसी को कहते हैं जब इस अभिग्रहित को लिखा गया उस समय उससे पहले मैथमेटिक्स में जितने सारे थियरम या कॉन्सेप्ट हमें पता था उनके आधार पे इसको, इस स्टेटमेंट को प्रूफ नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसको हम अभिग्रहित करते हैं। क्लियर। इसको हम सीधे सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली जांचा या परखा जाता है तभी उसको हम सत्य के रूप में हम स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं। पहला जो ये अभिग्रहित 7.1 है वो क्या है, SAS। ये पहली अभिग्रहित है। S का मतलब होता है साइड, A का मतलब होता है एंगल और इस S का मतलब होता है साइड। SAS का मतलब हो जाएगा साइड एंगल साइड, जिसको हिंदी में कहते हैं भुजा कोण भुजा। सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता के 4 नियम है, उसमें सबसे पहला नियम है ऐसे साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। चलिए ये नियम देखते हैं। तो जैसा कि लिखा है उसी से पता चल रहा है कि दो भुजा होना चाहिए और दो भुजा के बीच में कोण होना चाहिए, कोण कहीं भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसकी परिभाषा क्या है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, कोई भी कोण नहीं, जो दोनों भुजाओं के बीच में दबी हुई कोण है वही कोण है। ठीक, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहलाते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज ऐसे बना दिया, ये मान लीजिए हमारा त्रिभुज क्या है, ABC है, और ये हमारा त्रिभुज क्या है, PQR है। यह मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 60 है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 60 है। क्लियर। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होगा। कैसे, जरा हम इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, तो देखिए ये दो भुजाएं हो गया, और इन दोनों भुजाओं के बीच में ये दबा हुआ जो कोण है 60 अंश, ये तो दो भुजाएं और बीच का जो कोण है अंतर्गत कोण, वो किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच में जो दबा हुआ कोण है अंतर्गत कोण, ये अगर बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। क्लियर। तो ये जो मैं दोनों त्रिभुज बनाए हैं आपस में सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है, क्योंकि जो BC है वो QR के बराबर है, जो AC है वो PR के बराबर है, और यहाँ पे जो 60 है अभी 60 अंश दिख ही रहा है, तो ये दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे। ओके, ये जो 4 सेंटीमीटर है वो इसके बराबर है, ये जो 5 है वो इसके बराबर है, ये जो एंगल दिख रहा है वो आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। सर्वांग समता का मतलब है कि इसको उठा के इस पे रखिए या इसको उठा के इस पे रखिए तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ढक देगा, पूरा पूरा ओवरलैप कर जाएगा। क्लियर। अभी जब दोनों सर्वांग सम हो गए तो ऐसे, जिसको इसको सिद्ध करना होगा तो हम ऐसे लिखते हैं क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या BC बराबर, क्या लिखेंगे, BC बराबर QR। ओके, AC और एंगल लिख लीजिए, एंगल ACB इज इक्वल टू कोण ACB इज इक्वल टू कोण PR Q, और फिर AC बराबर PR। ओके, अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज। अब देखना पड़ेगा कि ये A का संगत क्या है, यहाँ पे A का संगत क्या हो, A का संगत P है, ठीक, और यहाँ जो B है उस B का संगत क्या है, Q है, और जो C है C का संगत क्या है, R। ओके, ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ये किस प्रॉपर्टी से सर्वांग सम हुआ है, तो बाई
SAS। ओके, ये सर्वांग सम ऐसे हो गए। जब सर्वांग सम हो गए, जरा इसका संगत भाग पता करते हैं। तो देखिए ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो जब ये दोनों सर्वांग सम है तो जो इसकी तीसरी भुजा है AB और इसका जो तीसरा छूटा हुआ है PQ, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब AB इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, AB इज इक्वल टू PQ लिखा जाएगा। AB बराबर PQ, ये हो गया। अब कोण देखते हैं, तो यह कोण तो इसके बराबर था ही, ये वाला कोण किसके बराबर है, ये 2 बार घुमा लीजिए, इसको 1 बार घुमाया, इसको 2 बार घुमा दीजिए, मतलब 5 सेंटीमीटर के सामने B है, तो इधर 5 के सामने क्या है, Q है। तो यहाँ पे B बराबर क्या होगा, Q होगा। और फिर ये जो ये 4 है इसके सामने A, तो ये जो 4 है इसके सामने ये P है, ठीक। तो हमारा A बराबर क्या होगा, P होगा। तो जब ये दोनों त्रिभुज आप सर्वांग सम हो गए, तो जो बचे हुए जो संगत भाग हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। तो ये जो मैं तीनों लिखा हूं, ये किसके आधार पर लिखा गया है, बाई CPCT। CPCT क्या होता है, इसको हम पीछे एक वीडियो लेक्चर में बताया हूं। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, अगर त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो, ठीक। तो ये जो संगत भाग है ये भी आपस में बराबर होंगे। ये 3 भाग तो बराबर थे, जो बचे हुए 3 भाग हैं वो भी आपस में बराबर हो जाए। तो सर्वांग सम प्रूफ करने के लिए हमें त्रिभुज का कोई 3 भाग पता होना चाहिए। वो 3 भाग अगर पता है तो उसके आधार पर हम त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूफ करेंगे, और बचे हुए जो 3 भाग हैं उनको हम CPCT के आधार पे बराबर दिखा देंगे। ओके, तो ये हो गया। अब ये जो लिखा है कि त्रिभुज की 2 भुजा और उनका अंतर्गत कोण, अगर कोण अंतर्गत नहीं है तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हम, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये रहा हमारा ABC और ये हमारा हो गया PQR। ओके, ये 5 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर, ये 60 है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 60 है, ठीक। तो ये नहीं कि इसकी 2 भुजाएं और कोण, इसका भी 2 भुजा और कोण बराबर है, 5 5 हो गया, 4 4 हो गया, 60 60 हो गया। तो हमारा साइड एंगल साइड मतलब 2 भुजा और कोण, 2 भुजा और कोण बराबर है तो ये सर्वांग सम हो गया, ऐसी बात नहीं है। 2 भुजा और अंतर्गत कोण चाहिए। यहाँ जो 60 है वो 4 और 5 के बीच में दबा हुआ है, और दबा हुआ होना चाहिए। यहाँ 4 और 5 के बीच में ये जो यहाँ 60 लिखा है वो यहाँ 60 होना चाहिए, तब जाके ये सर्वांग सम होगा, अन्यथा नहीं होगा। ओके, तो ये सर्वांग सम नहीं होंगे। यहाँ पे जो त्रिभुज ABC है और जो PQR है ये आपस में सर्वांग सम नहीं है। ओके, तो इसका भी ध्यान देना है कि 2 भुजा हो और दोनों भुजा के बीच में जो दबा हुआ कोण होना चाहिए। क्लियर, चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। एक और हम बना लिए, मान लीजिए मैंने बना लिया ये ABC और ये हमारा हो गया क्या, DF, ठीक। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, और ये हमारा मान लीजिए हमारा 50 है, ठीक। ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 60 है और ये क्या है, 70। अब बताना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा, एसएस प्रॉपर्टी क्या कहती है, दोनों 2 भुजाएं और बीच का अंतर्गत कोण देखना है। यहाँ पे 4 और 5 है और बीच का अंतर्गत कोण 50 है, इधर 4 और 5 है, बीच का अंतर्गत कोण हमें पता ही नहीं है। तो पहले पता कीजिए, अगर पता करना संभव हो तो, ठीक। उसके बाद देखिए कि त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे कि नहीं। ये 60 है और 70 है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 130। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उस आधार पर ये कोण जब पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ये 4 और 5 के बीच में दबा हुआ 50 है, यहाँ भी 4 और 5 के बीच में जो दबा हुआ कोण है अंतर्गत कोण 50 है। ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ABC त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज, ए का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ए का संगत D है, और इस B का संगत क्या है, कैसे पता चलेगा कि B का संगत क्या है। तो B का संगत मतलब 5 के सामने B है, तो इधर 5 के सामने E है, तो ये हो गया B का संगत। और C का संगत क्या होगा, तो जो बच गया C का संगत जो बच गया वो F हो गया। क्लियर, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये जब पता चल गया, इस पर 3 बार ऐसे घुमा लीजिए, C का संगत क्या है हमारा, F है।
और ये जो 5 के सामने बी था ये इसका संगत है। तो अगर ये 60 है तो संगत भाग बराबर होते हैं। तो अगर ये 60 है तो हम यहाँ भी 60 अब लिख सकते हैं। ये 70 है तो यहाँ भी इसको 70 हम लिख सकते हैं। क्लियर? ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, 5 है, इसका जो BC है ये है, और इसका जो EF है ये भी आपस में बराबर होगा। इसको इन सभी चीजों को यहाँ लिख सकते हैं। क्या BC इज इक्वल टू क्या होगा? EF होगा। BC इज इक्वल टू EF। ये तो इसका बराबर था ही, ये इसके बराबर था ही। ये अगर सर्वांगसम हो गया तो जो बची भुजा है ये भी आपस में बराबर होगी CP/CTC के जरिए। और जो ये यहाँ पे 50 ये हमने फाइंड किया था, ये 60-70 को मैंने बराबर लिख ही लिया है। फिर BC बराबर EF को मैंने किस आधार पर लिखा है? बाई CP/CT। ओके, तो इस तरह हम ये जो SS प्रॉपर्टी है इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक, चलिए इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से और क्लियर हो जाए। चलिए हम एक एग्जाम्पल लिखे हैं, इसको देखते हैं। आपके NCERT की बुक का उदाहरण नंबर 1 है। दिए गए आकृति में, ये आकृति बने बनाई दी गई है, इसमें OA बराबर OB है, OA बराबर OB, सिंगल टिक मैंने लगाया है, और OD बराबर OC है, OD बराबर OC, इस पर मैंने डबल टिक लगाया है। ओके, तो दर्शाना है AOD और BOC, ये दोनों आपस में क्या सर्वांगसम हो। ये AOD और BOC इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। तो जिसको हमें सर्वांगसम दिखाना है उन दोनों त्रिभुज को पहले काट कर अलग बना लेंगे और तब देखेंगे इसमें कौन सी कसौटी लगेगी। अभी तो हमने एक ही कसौटी पढ़ी है, उसी पे ये बेस्ट हमारा उदाहरण है। तो इसको हमें सर्वांगसम दिखाना है तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, क्योंकि इन्हीं दोनों को हमें दिखाना है। तो AOD यहाँ बनाएंगे तो ये रहा हमारा AOD, दिस इज A, दिस इज O, दिस इज B, और ये रहा हमारा BOC, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा O। ये दोनों त्रिभुज मैंने जैसा था वैसा ही पीस मैंने काट कर अलग से बना लिया। देखिए AOD ऐसे है, AOD ऐसे बनाया हूँ, BOC ऐसे है, तो इसको मैंने ऐसे बनाया। ओके, इसमें दिया क्या गया है यहाँ देखिए, OA बराबर OB, OA इज इक्वल टू OB है, और OD इज इक्वल टू OC है, OD इज इक्वल टू OC। ओके, यही हमारा दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे ये जो दोनों कोण होंगे ये शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर होंगे, मतलब BOC और AOD ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। चलिए यहाँ पे लगाते हैं ये त्रिभुज AOD। सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए जिन दो त्रिभुज को हमें सर्वांगसम प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, उन दोनों त्रिभुजों को लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में। उन दोनों त्रिभुज को नीचे पहले बना लेंगे, बनाने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन सूचनाएं दी गई हैं उसको लिखेंगे। क्या यहाँ लिखा है? OA बराबर OB, मैंने लिख लिया OA बराबर OB, और ये ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? आगे रीजन भी देंगे, कारण क्यों ये दोनों बराबर है, उसका वजह क्या है। तो जो भी स्टेप लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में वजह भी लिखेंगे उसका। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या दिया है, क्या दिया है देखिए। फिर ये जो कोण है ये वाला, और यहाँ पे ये जो ये वाला है ये भी बराबर होगा। AOD इज इक्वल टू COB कहिए चाहे BOC कहिए, ये भी बराबर होगा। लेकिन यह तो इसमें नहीं दिया है, दिया नहीं है, तो यहाँ पे वजह क्या देंगे? वजह देंगे ये जो मेन फिगर है इसमें ये शीर्षाभिमुख कोण बने। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्या? शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए दोनों बराबर है। और OD इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? OD इज इक्वल टू OC हो जाएगा। इसके पीछे वजह क्या देंगे? तो ये दिया है देखिए, OD इज इक्वल टू OC, यहाँ क्या हो गया? दिया है। तो अभी हमने जो SS पढ़ा है अभिग्रहितियां, उस अभिग्रहिति के आधार पे वो क्या कहता है कि दो भुजा और बीच का जो दबा हुआ कोण है अंतर्गत कोण वो, और इसमें भी दो भुजा और बीच का जो अंतर्गत कोण है वो अगर बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज AOD सर्वांगसम, यही AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC किस प्रॉपर्टी से? तो बाई SAS जो कसौटी है सर्वांगसमता वाली, उस कसौटी के आधार पर हम दोनों को सर्वांगसम दिखा सकते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो और जो बचे हुए संगत भाग हैं वो भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि हमें 3 संगत भाग के आधार पर मैंने सर्वांगसम प्रूफ किया। अभी और 3 संगत भाग बचे, कुल 6 भाग होते हैं। और क्या बचा है? तो अभी ये 2 भुजा दिया थे, एक और भुजा बचा है, 2 कोण बचा है। तो जो बची हुई भुजा है पहले वह देखते हैं क्या
है। जो एक बचा हुआ है पहले उसको क्लियर कर लेता है। तो दो भुजा तो दी गई थी, एक भुजा दोनों में बची है, तो जो बची हुई भुजा है ए डी और इसमें जो बचा हुआ भुजा है बी सी, ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा। क्लियर? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, ये हमने रूल्स पढ़ा है पीछे की वीडियो लेक्चर में, सीपीसीटी। वो सीपीसीटी के आधार पे लिखा गया है, एडी बराबर बी सी, एडी इक्वल टू बी सी। अब कोण की जब बात करेंगे तो ये जो कोण है मतलब कोण ओ ए डी, ये किसके बराबर होगा, जो ओ ए डी होगा, ओ ए डी ये देखिए ये डबल टिक के सामने है, यहाँ पे जो डबल टिक के सामने होगा ये ओ ए डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओ बी सी के। और ये जो है 1 2 3 ये सिंगल टिक के सामने है, यहाँ पर जो सिंगल टिक के सामने है 1 2 3, ठीक, मतलब ओडीए जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओ सी बी के बराबर। और ये तीनों के तीनों में किसके आधार पर लिखा है भाई, सीपीसीटी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ये भी तीनों संगत भाग आपस में बराबर। अब जो बराबर है वहां जहाँ मेन फिगर में दिखा देते हैं, तो यहाँ देखिए ओ ए डी ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, ओबीसी के, ओबीसी इसके बराबर है। ओके, फिर ओडीए मतलब ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, ओसीबी वो इसके बराबर। ठीक, अब पीछे जो रेखाएं और कोण जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो रेखाएं समांतर है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। 4 होते थे, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, एकांतर वाय कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। ये 4 हमने पढ़ा था। अगर रेखाएं समांतर हो तब उनका कन्वर्स भी होता है, विलोम भी होता है। यदि रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। इसका उल्टा क्या है, यदि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगे। ये इस प्रमेय का विलोम है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सीबी और ए डी दो रेखा है, ये रहा सीबी और ये रहा हमारा ए डी। सीबी और ए डी ये दो रेखाएं हैं, ठीक, और दो रेखाएं इस तरह हैं, इसको बी से ए को मिला दिया गया तो ये क्या बन गया हमारा, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा बनने के बाद ये जो बी पर बना कोण है ये वाला, और यहाँ पे जो ए पे बना कोण है ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। देखिए यहाँ पे ये बीच में ओ है, ये ओ है, तो सी बी ओ, देखिए यहाँ पे सी बी ओ क्या है, सी बी ओ और डी ए ओ ये दोनों बराबर है। तो जब ये संगत कोण बराबर हैं तो एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। देखिए ये जो समांतर प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। उसके पीछे हम लॉजिक क्या देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या कि सीबी और एडी दो रेखाएं हैं और एडी क्या है, तिर्यक रेखा है, सीबी तथा एडी। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं और यहाँ पे इसको लिख रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे कि सीबी तथा एडी दो रेखाएं हैं तथा ए बी एक तिर्यक रेखा इस प्रकार है कि कोण सीबीओ इक्वल टू कोण डीएओ। ठीक, ये दोनों बराबर कैसे हैं, यहाँ पे अभी हमने सिद्ध किया था सीपीसीटी से, अभी मैं मिटाया हूं, दोनों कोण बराबर है, अर्थात एकांतर अंत कोणों का एक युग्म बराबर है। अतः ये बी सी ए डी किसके समांतर होगा, बी सी के समांतर। ओके, एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर हो गया, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो, समांतर हो गई। इस तरह हम ये दोनों को सिद्ध कर सकते हैं। ये एसएस जो प्रॉपर्टी थी, कसौटी थी समान समता की, उसके आधार पर ये उदाहरण था। क्लियर? तो ये एक कसौटी हमने देख लिया, अभी 3 कसौटियां बची हैं जिसको हम आगे नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लियर?